गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो क्लास है हमारी, तो वो क्लास फिफ्थ है और फिफ्थ क्लास हम इसका कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। इसमें हम पूरे समरी यानी निष्कर्ष देखेंगे, कंक्लूजन डिस्कस करेंगे जिसको बात की कहाँ से स्टार्ट हुआ था चैप्टर कहाँ, क्योंकि विकास जो टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ये छोटी टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सिर्फ कौन सी कौन सा डेवलपमेंट, आर्थिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किन एस्पेक्ट पे निर्भर होता है, कैसे करना चाहिए, और क्या डेवलपमेंट की जो कंडीशंस होती हैं या जो उसका पैरामीटर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इन सब बातों को समझेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का डेवलपमेंट का जो नजरिया होता है वो क्या सेम होता है, अगर होता है तो क्यों, और नहीं होता है तो क्यों, है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, बात कर लेंगे डेवलपमेंट विकास चैप्टर को। इसमें जो सेक्शंस हैं, तो व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स, फर्स्ट इनकम एंड अदर गोल्स की बात की गई है। फिर इनकम, नेशनल इनकम की बात की है, राष्ट्रीय आय की। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ द डेवलपमेंट अमंग द डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स के बारे में। देन इनकम एंड अदर क्राइटेरिया देखा है कि इनकम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए कुछ और भी चीजें जरूरत होती हैं, जैसे हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के साथ आपकी सिक्योरिटी, इन सब बातों की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, मतलब सार्वजनिक जो सुविधाएं होती हैं वो क्यों जरूरी है। फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है धारणीय विकास, दैट मीन सतत पोषणीय विकास। ठीक है। इन टॉपिक्स को हमने अपने 4 उसमें कवर कर लिया है, आज हम उसको सिर्फ समराइज करेंगे और फिर हम कल से डिस्कस करेंगे अपने इसमें आर्थिक क्षेत्रक, है ना, दूसरा चैप्टर। तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट क्या होता है, विकास किसे कहते हैं। तो विकास या डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डेवलपमेंट आर प्रोग्रेस, है ना। विकास अथवा प्रगति की जो अवधारणाएं हैं वो हमेशा से हमारे साथ हैं, और हमारी जो आकांक्षाएं इच्छाएं हैं, क्या करना चाहते हैं हम और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, इस तरह के जो विचार रखते हैं हम लोग, तो ये विचार देश कैसा होना चाहिए, कोई व्यक्ति किसी भी देश के बारे में रख सकता है। आप सिंपल सोचते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप अपने उसमें डिस्कस करते हैं कि हमारा देश अमेरिका जैसा होना चाहिए, हमारा देश स्विट्जरलैंड जैसा होना चाहिए, है ना। कुछ सोचते हैं स्विट्जरलैंड हमारे देश जैसा होना चाहिए। तो ये सब सोचने की अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, विचारधाराओं के आधार पर, नीड के आधार पर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। ठीक। तो किन वस्तुओं की आवश्यकता है हमें, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या अधिक समानता या असमानता की बात करते हो सकती है। इन सब प्रश्नों से जुड़े जो है विचारों को हम डेवलपमेंट में देखते हैं कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन की प्रोग्रेस कैसे हुई, ह्यूमन डिफरेंट थिंग्स को कैसे अपग्रेड किया, साइकिल से कैसे एरोप्लेन तक पहुंच गया, कैसे वो झोपड़ी या तंबू में रहने वाला कैसे आज 5 स्टार की तरफ मतलब मूव कर गया, कैसे जो पुराने तरीकों से काम किया करते थे आज मशीनरी जो युग में, स्टील एज में कंपनियों और मशीनरीज पे डिपेंड हो गए। इन सब से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। अगर हमको किसी भी चीज का डेवलपमेंट देखना है, ठीक है, तो डेवलपमेंट के पीछे उस चीज का पर्टिकुलर इतिहास पता होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र में डेवलपमेंट
को देखने के लिए इतिहास और इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन होना जरूरी है। आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से ही प्रभावित होता है ना, और इसे जानने बिना बदलाव की इच्छा नहीं कर सकते। केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही समस्याओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो आप सुनने पे ज्यादा विश्वास कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि हम समराइज करेंगे, लोगों चीजों को आपको बताएंगे, तो आप सुनते रहिएगा, है ना। फिर हमने डिस्कस किया था इसमें इसके कंटेंट के बारे में कि डेवलपमेंट, इसके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 5 चैप्टर होते हैं। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी एंड कंज्यूमर राइट्स। नाउ अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के बारे में हमने डिस्कस किया था। अर्थशास्त्र के बुक किसने क्या लिखी, बुक में क्या लिखा किसी ने, और उनके संस्थापक कौन है, ठीक। शब्द की उत्पत्ति की बात की थी हमने, और डिफिनेशन की बात की थी। तो अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। किसमें लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने लिखा था, है ना। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना जाता है, धन का शास्त्र माना जाता है, ठीक। तो इसके बारे में आपको मैंने डिस्कस किया था। फिर हम विकास के बारे में बात की कि ये क्या है, प्रोग्रेस है किसी भी टाइप से, है ना। तो यहाँ पर हमने इसकी मीनिंग्स की समझने की कोशिश की थी कि जो डेवलपमेंट है वो कैसे विभिन्न लोगों, जो विकास होता है या डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, गोल्स होते हैं, ठीक। अब इसके बारे में समझने के लिए हम समझेंगे आगे चल के, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे समझ लीजिए। ये कैटेगरी ऑफ द पर्सन है, ये डेवलपमेंट गोल्स है कि किसके लिए क्या मायने रखता है, कौन सा पर्सन किस प्रकार के। अगर लैंडलेस रूरल रूरल जो लेबर है, जो रूरल लेबर है, ग्रामीण जो भूमिहीन किसान है, उसको ज़्यादा दिनों तक काम चाहिए, अच्छा काम चाहिए। लोकल स्कूल प्रोवाइड होना चाहिए जिसमें अच्छी शिक्षा होनी चाहिए जहां उनके बच्चे पढ़ सके। उन्हें कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना होना चाहिए, जाति भेदभाव ना हो ज़्यादा। और उनको जो है बिकम लीडर इन अ विलेज में, उनको एक लीडर के रूप में, मतलब लीडर्स होने चाहिए, है ना, चुने जाने चाहिए या होने चाहिए। अब एक हम वही एक लैंडलेस भूमिहीन किसान की बात की थी, दूसरी हम समृद्ध किसान की बात करेंगे। या हाई जो है इनकम की बात करता है, अच्छा उसको प्राइस मिलना चाहिए उसके प्रोडक्शन का, क्रॉप का। वो जो हार्ड वर्किंग हो, मतलब कठिन परिश्रम करने वाले, और कम दामों में लेबर मिल जाए। और के जो बच्चे हैं वो बाहर विदेश पढ़ने चले जाएं और बाहर सेटल हो जाएं, इनकी बात की जाती है। फार्मर हु डिपेंडिंग ऑन द रेन, जो रेनी क्रॉप पे डिपेंड करती है, उसके लिए कि रेनफॉल बेहतर होनी चाहिए, है ना। रेनफॉल बेहतर, अगर रेनफॉल बेहतर होगी तो इनका प्रोडक्शन अच्छा होगा। अगर हम महिलाओं की बात करें ग्रामीण में, तो वो वुड्स पे ज़्यादातर वर्क करती हैं, मतलब खाना बनाने के लिए। तो अच्छा उनके लिए गैस होनी चाहिए, है ना, गैस। उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थोड़ी सी, घूमने टहलने बाहर जाने की, निकलने की। तो इस टाइप के काम होते हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ यूथ की बात करें तो इनका क्या होता है, जो अर्बन अनएम्प्लॉयड, तो इनको क्या है, जॉब की एक नीड होती है कि जॉब होनी चाहिए, है ना, ताकि वो अपना अच्छे से बेहतर रोजगार कर सके। और अगर हम कोई बड़ी फैमिली में, कोई रिच, उसमें कोई बॉय जो है अर्बन फैमिली में, तो वो बाहर इंजॉय करना, पार्टी करना पसंद करेगा, वो अब्रॉड पढ़ने चला जाएगा, मतलब विदेश पढ़ने चला जाएगा। इन सब चीज़ों की बात की जाती है। वहीं गर्ल्स की बात करें तो वे फ्रीडम चाहती हैं अपने भाइयों से, और डिसाइड करना चाहती हैं अपनी लाइफ को, और किसी भी तरीके से वो बाहर जाके, विदेश जाके वो पढ़ना चाहती हैं, ठीक है। और आदिवासी की बात करें तो वो नर्मदा वैली से रिलेटेड है, ताकि इनका जो है, इनके यहाँ पर इनके लोगों की जो लैंड है उसको रिटर्न कर दिया जाना चाहिए, है ना। वहां पर डैम नहीं बनाना चाहिए, इनके एरिया में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें आदिवासियों से होती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जितने इधर लोग हैं उनके अलग अलग क्या हैं,
उनके अलग अलग डेवलपमेंट की इच्छाएं होती हैं, है ना। फिर हम पढ़ेंगे आगे इनकम और अदर गोल्स के बारे में। तो इनकम क्या करती है, जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय की हम बात करते हैं और अदर गोल्स की बात करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले, ज्यादा आय चाहते हैं, है ना। इनकम अदर गोल्स मतलब ज्यादा लोग आय चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा। अब यहाँ पर एक तो हमने डिस्कस कर दिया कि राष्ट्रीय आय, जो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहे धन की कामना करते हैं, लेकिन धन के अलावा भी कुछ गोल होते हैं, कुछ होते हैं कि ताकि वो स्वतंत्र, कि कुछ और उनकी व्यवहारिक भावनाएं होती हैं कि वो लोग व्यवहारिक रूप से बराबर होने चाहिए, ऊंच नीच समाज में नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं, भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आपको व्यवहारिक स्वतंत्रता और सुरक्षा, आदर की संभावना, जो लालसा होती है वो होनी चाहिए। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं, जो भौतिक वस्तुएं कारक हैं जो आप आय देके खरीद सकते हो, जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर कर सकता है। क्लियर। इस तरह से हम भी अपनी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है और उनकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है। जैसे हमने बात की थी कि लोगों के लिए उनका रहन सहन, उनका घर, उनका स्थान, उनकी भूमि से लगाव ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है कंपेयर टू आय, इनकम से। नर्मदा बचाओ आंदोलन में जब आदिवासियों को बाहर खदेड़ा जा रहा था, उस टाइम उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि उनकी मातृभूमि उनसे प्यारी है, ना कि धन, है ना। तो इस तरह से बात की जाती है विकास के लिए। दूर दराज, सपोज करो आय अगर बेहतर है, आय अगर जरूरी है, तो बेहतर अदर गोल्स का क्या मतलब। आपकी नौकरी लग गई कहीं, ठीक, आपने कहीं नौकरी की और आपकी नौकरी लगने पर आप दूर 100 किलोमीटर गए हो, ठीक, 100 किलोमीटर गए हो, आपको 15,000 रुपये मिल रहा है, और वही कम दूरी, ठीक है, तो आप कहने सोच रहे हो, वहीं आप 50 किलोमीटर जाने पर आपको 1,000 रुपये मिल रहे हैं, और यहाँ का एनवायरनमेंट, कंपनी के कर्मचारी सभी बहुत अच्छे हैं, तो आप यहाँ 50 रुपये में जाना पसंद करेंगे, 500 या 50 रुपये में 550 रुपये में जाना पसंद करें, ना कि 15,000, है ना, या 5,050 जाना पसंद करेंगे, है ना। इस तरह से, लेकिन इससे कंपेयर में ये कम जाएंगे और अच्छी फैसिलिटी देंगे। तो क्या जरूरी क्या है, तो यहाँ पर ये लोग क्या देख के आए, या यहाँ पर सिक्योरिटी, सुरक्षा देखिए अपनी, पर्यावरण, स्वास्थ्य देखा, है ना, पर्यावरण की तरह से सुरक्षा देखा, है ना, सुख सुविधाएं देखी। इन सब देखने के साथ लोगों ने डिस्टेंस जहां पर 1,000 जाना था और 100 किलोमीटर जाना था, 5-15,000 मिल रहे थे, उससे कंपेयर में 5,000 रुपया लेके पास के इलाके में रहे। तो क्या यहाँ पर आय के ज्यादा मैटर हानिकारक कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि विकास के लिए लोग मिलजुल के लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो है सपना वो देखते हैं, है ना। अब हम राष्ट्रीय आय के बारे में डिस्कस अगर करें, बात करें, तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, यदि लोगों के जो लक्ष्य हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भिन्न भिन्न धारणाएं, भिन्न भिन्न विचारधाराओं के आधार पर,
है ना। और विचारधाराओं के आधार पर के बात करें अगर तो हम, तो ये किसी से भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, किसान क्या चाहेगा कि इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हो, मतलब सिंचाई के लिए अच्छी सुविधा हो, नहरें हों, अच्छे खेत हों, अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज कर सके, जिससे उसका डेवलपमेंट एग्रीकल्चर से डिपेंड करता है ना। यही हम ट्रेडर्स की बात करें तो जो व्यापारी होते हैं, व्यापारियों के ऊपर चाहिए नेविगेशन अच्छा होना चाहिए, नौकायान अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आवागमन की सुविधाएं होनी चाहिए, जो मार्केट करने के लिए जो पॉलिसी होती है, नीतियां होती हैं, वो सही होनी चाहिए। ये सब एक ट्रेडर देखेगा। और एक जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहेगा। तो ये सब डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये अपने अपने आधार पे, है ना, किसी एक का काम नहीं है। अब डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की बात आ जाती है ना। जब डेवलप कर रहे हैं तो इनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं निश्चित ना हो, और यह समझना बहुत मुश्किल है कि देश के विकास के विषय में लोग जो धारणाएं हैं परस्पर विरोधी हो सकती है। तो इसके लिए जो राष्ट्रीय आय की बात की गई है, तो राष्ट्रीय आय सबसे पहले आप यहाँ पर राष्ट्रीय आय के बारे में समझेंगे। विभिन्न देशों एवं राज्यों की तुलना कैसे करें। तो किसी देश की आय अगर बात करें क्या होती है, किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। एक सहदेश में रहने वाले सभी लोगों की आय ही राष्ट्रीय आय कहलाती है, और हमें देश की कुल लागत ज्ञात होती है, तो उसे राष्ट्रीय आय, देश की आय कहते हैं। और इसकी जो हम बात करें, ये नेशनल इनकम जो होती है, राष्ट्रीय आय आर्थिक उत्पादों से प्राप्त रेवेन्यू प्लस फॉरेन करेंसी को मिला के टोटल इनकम की बात करते हैं। ठीक, सबसे अच्छी इनकम यूएसए अमेरिका की है, यूके जापान की है, जापान की है। ठीक, उसके बाद पर कैपिटा इनकम की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो होती है, प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति आय को अगर हम डिस्कस करेंगे तो उस देश की जो है कुल टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम के साथ टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होती है, उसे हम औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के रूप में देखते हैं। इसी आधार पर वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसे उनकी 2017 में व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति आय जो है $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, तो उसे हम समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय अमेरिका डॉलर के 995 प्रति वर्ष है या उससे कम है, तो उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। मध्य आय वर्ग के देशों में आता है भारत, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 1700 में केवल $1820 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल हैं, को आमतौर पर विकसित कहा जा सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे राष्ट्रीय आय और अन्य मापदंड। तो राष्ट्रीय आय के साथ साथ कुछ अन्य मापदंड होते हैं जो कि मापना बेहद जरूरी हो जाता है। यदि हम बात करें आय की, तो आय के आधार पर हरियाणा, केरल, बिहार की तुलना में कोई इतने अच्छे राज्य नहीं होते हैं, लेकिन अन्य शब्द का वास्तविक अर्थ है, जटिल वास्तविक अर्थ है, उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम उसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं, और हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है।
सबसे पीछे बिहार को माना जाता है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। तो इसमें हम और भी चीजें लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिशु मृत्यु दर की बात की जाती है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिया जाता है। साक्षरता दर भी डिपेंड करती है। साक्षरता क्या होती है, जिसे हम शिक्षा कहते हैं, कि किस 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात है। 1800 निवल उपस्थित अनुपात की बात करें तो 1400 से 1500 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के इनकम और अदर क्राइटेरिया। ठीक है, आय और अन्य मापदंड की हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। यदि व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा जाए तो हम पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय के विषय में ही नहीं सोचते, बल्कि अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, बराबरी का व्यवहार पाना, आजादी इत्यादि अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के केवल के अलावा अन्य लक्षणों को भी देखते हैं। जैसे हरियाणा, केरल, बिहार की प्रति व्यक्ति आय को दर्शाती है। तालिका के बेस के आधार पे अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रीय आय, औसत आय, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय से प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, और अच्छी सुख सुविधा, बेहतर उपचार, हेल्थ आदि चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर की बात की जाती है किसी भी राज्य के, और निवल उपस्थित अनुपात की बात की जाती है। तो शिशु मृत्यु दर क्या होती है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को दर्शाती है। साक्षरता दर 7 वर्ष से उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात दर्शाती है। निवल उपस्थित अनुपात 14 या 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7% को दर्शाया जाता है। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं। मतलब सार्वजनिक सुविधाएं किसे कहते हैं, देश के नागरिक कितनी भौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, और इस हेतु आय अपने आप में पर्याप्त सूचकांक नहीं है। असल में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं, ये चीजों के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका संबंधित वस्तुओं एवं सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना ज्यादा सस्ता है, और फिर प्रत्येक घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड करना। तो ये सार्वजनिक सुविधाओं के आधार पर बात की जा रही है। यहाँ पर सार्वजनिक सुविधाओं में अगर हम डिस्कस करें तो यह आवश्यक नहीं कि आप सिर्फ 1 रुपया आपकी जेब में है आप उससे काम चला लो। इससे बेहतर होगा कि और आप जीवन में बेहतर के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा नहीं ले पाती। समाज और सरकार ने उसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। क्या आप करते हैं, अगर आपके गांव या इलाके के अतिरिक्त कोई अन्य पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता ना रखते हो।
तो इसलिए जो वातावरण है वो प्रदूषण रहित होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और जो भी फैसला लिया जाए वो व्यक्तिगत आधार पर ना सामाजिक आधार पर लेना चाहिए। तो इस आधार पे हम सार्वजनिक सुविधाओं को डिस्कस करते हैं, सार्वजनिक साक्षरता की बात करते हैं, ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, नेविगेशन की डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब इसमें आता है सार्वजनिक में दो चीजें आती हैं, एक तो बीएमआई आती है, ठीक, इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी वर्क करता है जिसे हम राशन शॉप के नाम से भी जानते हैं। राशन की दुकान के नाम से जाना जाता है और यहीं से सरकारी राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और सभी आय वर्ग के लोगों के लिए बेहतर सुविधा के आधार। बॉडी मास इंडेक्स की बात करते हैं, शारीरिक जो द्रव्यमान सूचकांक होता है उसकी बात करते हैं, बीएमआई की बात की जाती है। तो इसमें किसी भी व्यक्ति के जो शरीर की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, उसको और उसके वेट को, है ना, जो उसका वेट है, जो उसका भार है, उसकी बात की जाती है। उसको मापा जाता है कि जितनी हाइट है उसी हिसाब से आपका भार होना चाहिए, तब तो आप सुटेबल हैं, अदरवाइज नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर बात हुई है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश होती है यूनाइटेड नेशंस से और ये बेस्ट मेथड है टू द मेजर ऑफ द डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। इसके अंदर किसी भी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी लिविंग स्टैंडर्ड, पर कैपिटा इनकम की बात की जाती है, हेल्थ स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाती है और इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना किया जाए। इन तीनों चीजों पे डिस्कस किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने की टाइम। सतत पोषणीय विकास को अगर हम मान्यता दें तो सतत पोषणीय विकास एक ऐसा आर्थिक जो है विकास होता है जिसके अंतर्गत कोई भी राज्य, कोई भी देश नहीं हस्तक्षेप करता है। अगर हम बात करें कॉस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, तो ये रिसोर्स और जो इन्वायरमेंट है तो वो बेहतर टूट जाएगा या बेहतर रिड्यूस जो हो रहा है उसको देखने को मिलेगी। इसी के आधार पर माइनिंग प्रोसेस जो बहुत पहले चल रहा है, चाहे गोल्ड हो, आयरन हो, सिल्वर हो, कोल हो, उनको निकालने का, उसको कच्चा तेल निकालने का जो तरीका है उसको देखते हैं। इससे स्मॉग और प्रीशियस गैस रिलीज करते समय फैक्ट्रियों में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के जो मापदंडों को उनको चयनित करना चाहिए, उनको देख के रिलीज करना चाहिए। प्रॉब्लम्स वाटर के लिए क्रिएट हो रही हैं, एयर पोल्यूशन के लिए क्रिएट हो रही हैं और अफेक्ट होती हैं या करती हैं लोगों के जीवन को। तो इसी के आधार पर हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि ये जो डिग्रेड हो रहा है सस्टेनेबिलिटी के आधार पर, तो इसमें बेहतर हम कुछ कर सकें। इसकी दो तीन खास मान्यताएं हैं। एक तो अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न पंजाब और मध्य भारत की जो है पठारी चट्टानों में बात की जाती है, वहां पर इसका प्रभाव बराबर कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जल स्तर गिरता जा रहा है। अन्य राज्यों से भी मंगाना पड़ रहा है। और वही अर्बन में जो लोग होते हैं वो उनका सेटलमेंट अच्छा होता है और दे आर 40% इन द ग्राउंड ऑफ द सोर्स ऑफ इंडिया। इनका जो अंडरग्राउंड जो अंडर वाटर जो डिक्लाइन है वो 40% की बात की जाती है। दूसरा है कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनको निकालना बाहर। वर्ल्ड बैंक के आधार पे हम बात करें तो ये रिव्यू मोड वर्ल्ड इज a last for 53 years our countries are fast using up oil and reserves or alternative source of energy are not well and developed.
तो इसमें हम अंडरग्राउंड वाटर और नेचुरल संसाधन की बात करेंगे। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो। अब हम कल भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कल मिलते हैं इसी टाइम फिर। थैंक यू।